औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास होप्स ऑल ऑफ यू वेरी वेल। तो आज हम लोगों ने टॉपिक पढ़ना है और पेज नंबर 51 पर है डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम। हमें नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर पढ़ने, जहाँ पर हमने दो टाइप्स के डिसऑर्डर पढ़ने हैं। ये तो यहाँ पर हमने दो टाइप के डिसऑर्डर पढ़ने हैं। एक वस्कुलर डिसऑर्डर पढ़ना है। वस्कुलर से जैसे मुराद है आपकी ब्लड वेसल्स। बेसिकली क्या होता है कि आप ब्लड जो है प्रॉपर्ली आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोवाइड नहीं हो रहा होता, जिसकी वजह से उनके सेल्स जो हैं वो डेड हो जाते हैं या ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये वस्कुलर डिसऑर्डर, जिसे पैरालिसिस हो जाता है। ठीक है, फालिज हो जाता है। वो आपकी पूरी बॉडी में भी हो सकता है, वो एक साइड पे भी हो सकता है, वो किसी भी बॉडी के पार्ट में भी, आपकी टांगों पे या बाजुओं पे हो सकता है। दूसरा हम पढ़ेंगे फंक्शनल डिसऑर्डर। फंक्शनल डिसऑर्डर में बेसिकली क्या होता है कि आपकी नर्व इम्पल्सेस जो है वो प्रॉपर्ली जनरेट नहीं होती। ठीक है, उनकी प्रॉपर्ली ट्रांसमिशन नहीं हो रही थी, मींस वो एक जगह से मैसेज को प्रॉपर्ली दूसरी जगह पर नहीं पहुंचा रहे होते, जिसकी वजह से फंक्शनल डिसऑर्डर होता है, जिसमें होती है एपिलेप्सी, जिसमें कहते हैं मिर्गी, जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो वस्कुलर डिसऑर्डर में हम लोग पढ़ते हैं आगे पैरालिसिस को। तो डिटेल से पैरालिसिस को पढ़ते हैं कि पैरालिसिस बेसिकली है क्या। तो पैरालिसिस, ये हम सबको पता है कि वस्कुलर डिसऑर्डर है। इसमें जो है वो आपके जो मसल्स होते हैं, आपकी जो ग्रुप ऑफ मसल्स हैं आपकी बॉडी के अंदर, वो अपना फंक्शन करना छोड़ देते हैं बेसिकली, क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं हो रही होती। ये होता बेसिकली क्यों है कि मसल्स जो हैं वो क्यों मसल्स क्यों जो है वो काम नहीं कर रहे, क्योंकि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इनके सेल्स को जो है वो प्रॉपर्ली ब्लड की सप्लाई नहीं हो रही, और सप्लाई ना होने की वजह से ये क्या, इनके जो सेल्स जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। अब ये जो डैमेज है ये ज़रूरी नहीं है, ये किसी भी स्ट्रोक की वजह से भी हो सकता है। मींस आपकी ब्लड वेसल जो है सेंटर ब्रेन के स्पाइनल कॉर्ड की, वो रप्चर हो सकती हैं। अगर वो रप्चर हो गई हैं तब भी आपको पैरालिसिस हो सकता है। अगर आपकी इन ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड की हैं, अगर इनकी ब्लड वेसल्स के अंदर कोई ब्लड क्लोट हो जाता है, मींस खून जम जाता है, तब भी ब्लड सप्लाई नहीं होता। ठीक है, तब भी पैरालिसिस हो सकता है। इसके अलावा पोलियो वायरस के जो है वो एक पॉइजन रिलीज़ करता है, उस पॉइजन की वजह से पैरालिसिस हो सकता है। अब ये जो पैरालिसिस है ये वीक भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। ठीक है, ये आपकी पूरी बॉडी के अंदर भी हो सकता है, सिर्फ एक साइड पर भी हो सकता है। इसके अलावा जो आपकी लोअर एक्सट्रीमिटी मीन्स आपकी लेग्स वगैरह, इनमें भी हो सकता है, या आपकी लेग्स और सिर्फ जो आर्म्स हैं इन चारों में हो सकता है, फोर लिम्स जो आपके लेग्स और आर्म्स हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास एपिलेप्सी है, जिसे हम मिर्गी के दौरे कहते हैं। इसमें इसका जो फंक्शनल डिसऑर्डर, बेसिकली ये आप सबको पता है फंक्शनल डिसऑर्डर है। इसमें नर्व इम्पल्सेस प्रॉपर्ली जनरेट नहीं होती हैं, अब नॉर्मल नर्व इम्पल्सेस चल रही होती हैं। नर्व इम्पल्सेस बेसिकली बहुत तेज़ी से चलना शुरू हो जाते हैं, एक्सेसिव जनरेट हो जाता है उनका, मीन्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वो डिस्चार्ज हो जाती हैं। ठीक है, और एक्सेस क्वांटिटी में डिस्चार्ज होने की वजह से आपको सडनली, सीजर्स कहते हैं सडन अटैक्स को, कि पेशेंट्स को बहुत अचानक से अटैक्स आना शुरू हो जाते हैं, पेशेंट जहाँ पर होता है वहीं पे गिर जाता है, उसको कोई होश नहीं रहता। ठीक है, अब जो एपिलेप्सी का जो हम जनरली जो हम सिम्टम पढ़ रहे होते हैं, जनरली जो निशानियाँ पढ़ रहे होते हैं, वो कन्वर्जन होती है। कन्वर्जन का मतलब इनवॉलंटरी एक्शन, जो आपके कंट्रोल में नहीं होता। जो सीजर आपको पढ़ते हैं ये आपके कंट्रोल में नहीं होते, ये इनवॉलंटरी होता है। बेसिकली नर्व इम्पल्सेस बहुत तेज़ी से जनरेट हो रही होती हैं, जो आपके अंदर इनवॉलंटरी एक्शंस करती हैं। एपिलेप्सी ज़्यादातर जो है वो जेनेटिक्स भी होती है। ठीक है, लेकिन इसके डेवलपमेंटल काजेज़ भी हैं कि 40 ईयर्स के अबव अगर आपको ब्रेन ट्यूमर है तो इसकी वजह से भी आपको एपिलेप्सी हो सकता है। ठीक है जी, इसके अलावा हेड ट्रॉमा, हेड में अगर कुछ चोट वगैरह लग जाए, कोई इमोशनल स्ट्रोक आपको मिले, तब भी हो सकता है। ठीक है जी, किसी भी एज में आपको एपिलेप्सी हो सकता है। अगर आपको नर्वस सिस्टम में कोई इन्फेक्शन है तो किसी भी एज में आपका एपिलेप्सी हो सकता है। ठीक है जी, अब एपिलेप्सी का कोई प्रॉपरली क्योर मौजूद नहीं है, जैसे इसका ट्रीटमेंट है, उसकी कुछ प्रिवेंशंस हैं जो पेशेंट को फॉलो करनी चाहिए। इसके अलावा हम मेडिसिन में इनको एंटी कन्वल्सेंट, मींस जो इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं उनको स्टॉप करने के लिए हम मेडिसिन देते हैं। एंटी का मतलब होता है एंगेज, कन्वर्जन मीन इनवॉलंटरी एक्शंस। ठीक है, तो हम एंटी कन्वल्सेंट उनको मेडिसिन देते हैं जो कि इनवॉलंटरी एक्शन जो है उनको कंट्रोल कर सकें। इसके अलावा एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स भी देते हैं जो इस एपिलेप्सी को, जो सीजर्स आ रहे हैं, जो अचानक झटके लग रहे हैं, उसको कम किया कर सकें। ठीक है जी, नेक्स्ट हम लोग एक्सरसाइज देखते हैं। द प्रोसेस दैट के नर्व इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, वो क्या होते हैं, एक्सन्स होते हैं। द पोर्शन नर्वस सिस्टम दैट इज इनवॉलंटरी एक्शन, वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है जो इनवॉलंटरी एक्शन कंट्रोल कर रहा होता है। विच न्यूरॉन प्रेजेंट इन साइड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इंटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। द पार्ट ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल मूवमेंट, इंटरप्रिटेशन ऑफ द सेंसेस, वो हमारे पास सेरिब्रम है। ठीक है, जो सेंस को इंटरप्रेट कर रहा होता है, मसल मूवमेंट को। Responsible for muscle movement, interpretation of senses and the memory। एक
ठीक है जी। तो हमारे पास आ गया सेरिब्रम। अपार्ट फ्रॉम हेयरिंग व्हाट अदर मेजर बॉडी फंक्शन इज परफॉर्म बाय द ईयर, बॉडी बैलेंस को भी मेंटेन करता है। द मेलन शीथ इज फॉर्म्ड बाय शवान सेल्स दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। सेरिब्रम हाइंड ब्रेन का पार्ट नहीं है, वो सेरिब्लम है। ठीक है जी। इफ़ यू लुक एट द इंटैक्ट ह्यूमन ब्रेन व्हाट यू सी द मोस्ट इज द सेरिब्रम जो है वो हमारा मोस्ट लार्जेस्ट पार्ट है। प्रोड्यूस इन पेनक्रियाज में होते हैं। ऑल ऑफ दीज आर हार्मोन एक्सेप्ट पेप्सिनोजिन जो है वो आपका हार्मोन नहीं है, बाकी इंसुलिन, ग्लूकागोन और थायरोक्सिन ये तीनों के हैं आपके हार्मोन। ठीक है जी, हमारा चैप्टर जो है वो कवर हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग स्पोर्ट एंड मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। फ़ी अमानिल्लाह।